हेलो बच्चों, आरबीसी 12th बायोलॉजी के अध्याय 13 में आज हम शुरू करें प्रसुप्ति यानी डोरमेसी। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें तो बीजों का शरीर क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय रहने की अवस्था, मतलब बीज है ये क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय रहते हैं, इस अवस्था को तो प्रसुप्ता अवस्था कहते हैं। और ये जो घटना बीजों में पाई जाती है या ये जो जैविक गुण बीजों में पाया जाता है इसे प्रसुप्ति कहते हैं। इसका मतलब प्रसुप्ति में बीज है ये शरीर क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? तो इससे बीज लंबे समय तक जीवनक्षम बने रहते हैं और इन्हें लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। अब इसकी अवधि देखें, यानी प्रसुप्ता है ये कितने समय तक रहती है? तो अधिकांश पादपों में 2 से 5 वर्ष तक रहती है। जो मृस्थलीय पादप जैसे बबूल है, घास है, इसमें ये 5 से 10 वर्ष तक हो सकती है। जो आर्किड टुंड्रा स्थानों पर पादप पाए जाते हैं जैसे ल्यूपिन में ये 1000 वर्ष तक भी हो सकती है। तो जो राइजोफोरा है, मटर है, इसमें प्रसुप्त अवस्था नहीं पाई जाती है। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रसुप्ता के कारण क्या है, यानी प्रसुप्ता क्यों पाई जाती है। तो पहला कारण है कठोर बीजावरण। बीज के ऊपर जो बीजावरण होता है बहुत कठोर होता है, इस कारण ये बीजावरण जल के लिए अपारगमी हो जाता है और इसके अतिरिक्त जो इसका यांत्रिक प्रतिरोध है वो भ्रूण पर लगता है, इस कारण ये भ्रूण का विकास होने नहीं देता है। परिणाम स्वरूप बीज प्रसुप्त अवस्था में बने रहते हैं। प्रसुप्ता का दूसरा कारण है भ्रूण अपरिपक्वता, मतलब बीजों में भ्रूण अपरिपक्व अवस्था में रहता है। अतः जब तक बीज में से भ्रूण परिपक्व नहीं होगा तब तक बीज प्रसुप्त अवस्था में बने रहते हैं। जैसे उदाहरण देखें तो गीगो बाइलोबा और नीटम निमोन। तीसरा है उत्तर पक्वन काल, यानी जब बीज का परिपक्वन हो जाता है इसके बाद कुछ समय तक ये विश्राम अवस्था में रहते हैं और इस दौरान इनमें बीजांकुरण की क्षमता अर्जित करते हैं। तो ये जो बीजों की विश्राम अवस्था है इसी को उत्तर पक्वन काल कहते हैं। यानी इस उत्तर पक्वन काल के दौरान बीज है वो बीजांकुरण की क्षमता का ग्रहण करते हैं, इस कारण इस दौरान प्रसुप्त अवस्था में बने रहते हैं। चौथा कारण है विशिष्ट तापक्रम और प्रकाश की आवश्यकता। जैसे चना है, ओक वगैरह है, इनमें बीजांकुरण के लिए शीत उपचार यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है। तो जब तक इनको ये ताप नहीं मिलेगा तब तक वो प्रसुप्त अवस्था में रहेंगे। इसी प्रकार कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें अंकुरण के लिए विशेष अवधि, गुणवत्ता और मात्रा के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इन बीजों को फोटोब्लास्टिक बीज कहते हैं, मतलब ये बीज जिन्हें अंकुरण के लिए विशेष अवधि, गुणवत्ता और मात्रा के प्रकाश की आवश्यकता होती है, फोटोब्लास्टिक बीज कहलाते हैं। अतः इन बीजों को जब तक उनकी अवधि, गुणवत्ता और मात्रा का प्रकाश नहीं मिलेगा बीजांकुरण नहीं होगा और वो प्रसुप्त अवस्था बने रहेंगे। जैसे तंबाकू है, कैप्सूला है। पांचवा कारण है अंकुरण निरोधक। कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो बीजों को अंकुरण से रोकते हैं, उन्हें अंकुरण निरोधक कहते हैं। जैसे एब्सिसिक अम्ल, काउमेरिन, पैराअस्कॉर्बिक अम्ल और फिनोलिक अम्ल। अब ये अंकुरण निरोधक है, ये ध्यान रखना फल के गुद्देदार भाग में पाए जाते हैं और ये धीरे धीरे निक्षारित होते रहते हैं। जब ये पूरी तरह निक्षारित हो जाएंगे तब बीज की प्रसुप्त अवस्था नष्ट हो जाएगी और बीज का अंकुरण हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रसुप्ता भंग करने की विधियां। ये जो ऊपर अपने 5 कारण पढ़े थे, इनके कारण तो प्रसुप्ता आती है। अब प्रसुप्ता को भंग कैसे कर सकते हैं? तो पहला खुरचना। जैसे जो बीज कठोर होते हैं, जिनकी चारों ओर कठोर बीजावरण होता है, उन्हें खुरच कर या उन्हें तनु H2SO4 में रखकर या गर्म जल में रखकर या वशे विलेख में रखा जाता है। ऐसा करने से बीजाणु मुलायम हो जाता है और उनकी प्रसुप्ता नष्ट हो जाती है। दूसरा शीत उपचार। अभी हमने पढ़ा था कि कुछ बीजों को निम्न तापमान की आवश्यकता होती है, तो उन्हें निम्न तापमान देकर के प्रसुप्ता भंग की जा सकती है। तीसरा एकांतर ताप क्रमों द्वारा उद्भाषण, यानी बीज को एकांतर ताप, एक बार गर्म फिर कम तापमान पर रख करके भी प्रसुप्ता भंग की जा सकती है। फिर प्रकाश। अभी हमने पढ़ा था जो फोटोप्लास्टिक बीज होते हैं उन्हें उनकी निश्चित, तो प्रकाश में जो फोटोप्लास्टिक बीज होते हैं उन्हें एक विशेष अवधि, गुणवत्ता और मात्रा का प्रकाश चाहिए। तो ये अवधि, गुणवत्ता और
मात्रा का प्रकाश उपलब्ध करा करके उनमें प्रसुप्ता भंग कर सकते हैं। आगे देखें दाब, तो कुछ बीजों को 18 से 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2000 वायुमंडलीय दाब पर रखकर प्रसुप्ता नष्ट की जा सकती है। फिर है वर्दी नियंत्रक का उपयोग करके, जिन पादपों में शीत उपचारण, उत्तर पक्वन काल और जो फोटोप्लास्टिक बीज होते हैं या जिनमें अंकुरण रोधी पदार्थ पाए जाते हैं, उन बीजों को वर्दी नियंत्रक पदार्थ उपलब्ध करा करके उनकी प्रसुप्ता भंग की जा सकती है। ऐसे कुछ वर्दी नियंत्रक पदार्थ के उदाहरण देखें तो जिब्रेलिन, इथाइलिन, क्लोरोहाइड्रिन और थायोयूरिया। तो ये हमने पढ़ा था प्रसुप्ति। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं जीर्णता। तो जब जीव है वो अपनी परिपक्व अवस्था प्राप्त कर लेता है, उससे लेकर मृत्यु तक का जो समय है ये समय जीर्णता कहलाता है। और इस समय जीवों में विनाशकारी क्रियाएं होती है, जिसके कारण उसका शरीर कमजोर होता रहता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन जीर्णता के प्रकार। जीर्णता 4 प्रकार की है। पहली लघु पर्णी संपूर्ण पादप जीर्णता, दूसरी शीर्ष या प्ररोह जीर्णता, तीसरी पर्णपाती जीर्णता और चौथी क्रमिक जीर्णता। संपूर्ण पादप जीर्णता है ये 1 वर्षीय पादपों में पाई जाती है। इसमें पूरे पादप में एक साथ जीर्णता आती है और वो नष्ट हो जाता है। शीर्ष या प्रणोह जीर्णता है ये प्ररोह के अंदर आती है, यानी इसमें प्ररोह नष्ट हो जाता है, पत्तियां वगैरह नष्ट हो जाती है, लेकिन जड़ें जीवित रहती है। इस कारण जैसे अनुकूल परिस्थितियां आएगी इन जड़ों से वापस नया पादप बन जाएगा। पर्णपाती जीर्णता है ये पतझड़ के समय अपन देखते हैं जो पादप की पत्तियां झड़ जाती है, तो ये पर्णपाती जीर्णता केवल पत्तियों में आती है। क्रमिक जीर्णता में क्या होता है कि इसमें जीर्णता सबसे पहले पत्तियों में आती है, उसके बाद तने में और अंत में जड़ में आने से पादप नष्ट हो जाता है। अब जीर्णता के लिए उत्तरदायी हार्मोन देखें तो ABA यानी एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन है, ये जीर्णता को प्रेरित करते हैं। अब इसमें भी ध्यान रखना ABA है एब्सिसिक अम्ल ये पर्ण के अंदर और इथाइलिन फल में जीर्णता को प्रेरित करता है, जबकि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन जीर्णता का विरोध करते हैं यानी जीर्णता को रोकते हैं। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन विल्गन। इसमें परिभाषा देखें तो अपन पुष्प या फल या पर्ण है जिसका मात्र पादप से टूटकर अलग होना विल्गन कहलाता है। अगर विल्गन की क्रियाविधि देखें तो सबसे पहले जहां विल्गन हो रहा है वहां पर सेल्यूलेज और पेक्टिनेज एंजाइम है, ये कोशिका भित्ति को गला देते हैं, जिसके कारण यहाँ से कोशिकाएं थोड़ी दूर दूर हो जाती है और ये क्षेत्र कमजोर और मुलायम हो जाता है। इस क्षेत्र को विल्गन परत कहते हैं। जहाँ पर ये कोशिका भित्ति गल गई वो विल्गन परत बन जाती है। अब विल्गन परत के नीचे जो है वो कुछ कोशिकाएं विभाजनशील होकर के कॉर्क कोशिकाओं का निर्माण करती है और ये कॉर्क कोशिका एक रक्षात्मक परत बना देती है। अब जब हवा का तेज झोंका आता है तो जहाँ पर ये विल्गन परत बनी थी वहां से वो पादप भाग टूटकर अलग हो जाता है और इस प्रकार विल्गन की क्रिया संपन्न होती है। अब विल्गन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है ABA यानी एब्सिसिक अम्ल। तो इसी के साथ अपन ने अध्याय 13 पूरा किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।